नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम जो विषय आपके सामने रख रहे हैं वो विषय है सफलता के सूत्र, अर्थात सफलता कैसे पाई जाए। सफलता चाहे प्रतियोगी परीक्षा में हो, चाहे जिंदगी में हो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो मुझे मिले। सफलता एक कला है, जिस व्यक्ति को ये चीज़ आ गई उसको वह मिल जाते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं कि सफलता कैसे पाई जा सकती है, परंतु जो समय है वो बहुत प्रतिस्पर्धा का है, प्रतियोगिता का है। और ऐसे समय में जब लोग सभी इस दौड़ में शामिल हैं, ऐसी स्थिति में हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इतना तेज़ दौड़ें कि हम उस दौड़ में प्रथम आए या विजेता बने। एक कवि कहता है कि होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम हमें तरक्की के मुकामात भी हैं, परंतु जितना सुलझा हुआ मिला है हमें दिमाग, उतने उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। मित्रों, हमारे हालात कुछ ऐसे इस दौर में उलझ गए हैं कि हमें सफलता के लिए दौड़ना और बहुत तेज़ दौड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब हमारे सामने बाधाएं आती हैं तो अब हम उन बाधाओं से लड़कर नहीं, उनकी बड़ी और विशद व्याख्याएं कर अपना महत्व बढ़ाना चाहते हैं। हमें ऐसा न करके हमें उनसे लड़ना चाहिए, और उनसे जो लड़ने के जो सूत्र हैं उन्हें ही हम सफलता के सूत्र कहते हैं। वो सूत्र क्या है जो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, और वही बड़े लोगों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है। इसलिए जो विद्वानों ने जो हमारे सामने बात रखी है, अगर उस मार्ग पर हम बढ़े तो सफलता आसानी से मिलती है। इसी बात को कहते हैं कि महाजनो येन गतः स पंथा। महाजन, बड़े लोग जिस मार्ग पे गए हैं उसी मार्ग पर हमें भी बढ़ जाना चाहिए। अतः उस महाजन या विद्वान जिस मार्ग पे गए हैं वो निचोड़ हमारे सामने क्या है, तो पहला सफलता के सूत्र का पहला सूत्र है नजरिया, एटीट्यूड, अभिवृत्ति। हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो हम सब जानते हैं कि हमारी अभिवृत्ति सकारात्मक होनी चाहिए। किसी चीज को दृष्टि ही, नजरिया ही बदल देता है, और सकारात्मक नजरिया उस समस्या को आधा कर देता है। जब कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में ये बात कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मतलब है, या तो वो उसे काम आता नहीं, और या वो काम नहीं करना चाहता। अब उसके दो हल है। अगर उसको काम नहीं आता तो उसे प्रशिक्षण की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, उसे प्रशिक्षण दिया जाए। और नहीं आता तो उसके नज़रिए की बात है, उसे नज़रिया बदलने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी समस्या को देख करके रोने बैठ जाए और ये सोचने बैठ जाए कि समस्या मेरे लिए, मेरे भाग्य में ही क्यों बदी है, लिखी है, और अगर मेरे भाग्य में है तो मैं आगे बढ़कर करूँगा ही क्या, तो आदमी ये सोचकर रुके न, वो ये सोचे कि जहां आसमां को जिद है बिजलियां गिराने की, जिद है हमें भी वहां आसियां बसाने की। अगर ये दृढ़ निश्चय हमारे बीच है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। एक कहानी आती है यूनान की। एक डेविड है, एक गोलियत है। डेविड जो शहर से गांव में आया है और अपने मित्र गोलियत से पूछता है कि गोलियत, गांव में सब ठीक ठाक है? तो वो कहता है, मित्र वैसे तो सब ठीक है, परंतु इन दिनों में एक बात बहुत गड़बड़ है। एक बड़ा राक्षस आता है, बच्चों, महिलाओं और पशुओं को लेकर चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। डेविड कहता है, ऐसा क्यों? तुम तो बहुत लोग हो और कर क्यों नहीं पाते? उसका मुकाबला करो। तो गोलियत कहता है कि वो बड़ा है, भीमकाय है, बड़े शरीर वाला है, आकार बड़ा है। डेविड कहता है, यही तो अच्छी बात है कि वो बड़ा आकार वाला है, चीज
उठाकर मारेंगे तो निशाना लगने की गारंटी है। दृष्टि बदल गई, लोगों का सोच बदल गई, नजरिया बदल गया। अब की बार राक्षस आया, लोगों ने ईंट पत्थर बर्तन भांडे उठाकर मारे, राक्षस मारा गया। कहानी काल्पनिक भी हो सकती है, परंतु एक सीख देती है। नजरिया बदलते ही नज़ारे बदल जाते हैं और नज़ारे बदलते ही परिणाम बदल जाता है। ये जो बात है कि हमने अपने आप को हदों में बांध रखा है, हमने अपनी लिमिटेशन खुद लगाई हुई है। हमारी क्षमताएं कितनी हैं? उतनी नहीं है जितनी दुनिया सोचती है, उतनी जितनी हमने तय कर रखी है। आप किसी कार्यक्रम में जाइए, वहाँ बहुत सारी चेयर्स लगी होंगी, कुछ आगे बहुत अच्छे सोफे लगे हैं, कुछ उसके बाद विशिष्ट किस्म की कुर्सियाँ लगी हैं, उसके बाद सामान्य लगी हैं और बाद में जगह भी छोड़ रखी है। और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो समय पर पहुंच गए हैं और लगभग सभी कुर्सियां खाली हैं। आप अपनी क्षमता को आंकते हुए या तो बीच में बैठेंगे या आगे की कुर्सी पे बैठेंगे या पीछे की कुर्सी पे बैठेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं नहीं बैठेंगे, पीछे जो जगह खाली है उस खाली जगह खड़े रहेंगे। कोई आपको ये नहीं कहता कि यहाँ बैठना है या यहाँ नहीं बैठना है, परंतु आप अपनी क्षमता को खुद ही तोलते हैं और उस तोलने के हिसाब से आप व्यवहार करते हैं। आपने अपनी लिमिटेशन खुद ही लगा रखी है। ऐसे ही एक भंवरा है, छोटा सा कीट है, और वो भंवरा वायु गतिका का नियम ये कहता है कि जितना शरीर का उसका वजन है, उसके पंख उसके अनुपात में हल्के हैं, और हिसाब से तो उन पंखों से वो उड़ नहीं पाता। कोई वैज्ञानिक अगर उसको ये बता दे तो शायद वो उड़ नहीं पाए, पर भंवरे को इसकी बात की परवाह नहीं है। वो उड़ रहा है वर्षों से, सदियों से, और उड़ता चला जाएगा। उसने आपको ससीम नहीं कर रखा, असीम कर रखा है, बेहद कर रखा है, हदों से पार कर रखा है, इसीलिए उसको परवाह नहीं है। अगर वो भी अपने आप को हदों में बांध लेता तो कहीं ना कहीं हवा से नीचे गिर जाता। आप भी अपनी लिमिटेशंस को बढ़ाइए, सीमाओं से पार हो जाइए। ये जो बात है, यही जिंदगी में आपको विजेता या पराजित बनाती है। विजेता कहता है कि ये काम मुश्किल जरूर है पर मुमकिन है, मतलब हो सकता है, परंतु पराजित कहता है कि मुमकिन हो सकता है पर बहुत ही मुश्किल है। विजेता कहता है कि ये काम मुझे करना चाहिए, मैं करूंगा, पर पराजित कहता है कि ये काम होना चाहिए, कोई और करने वाला हो। ये जो नजरिया है, ये नजरिया ही व्यक्ति को विजेता या पराजित बनाता है। ये दृष्टिकोण का मामला है, और ये दृष्टिकोण ही आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है। दुनिया जो होती है वो विजेता को हमेशा रोकती है, परंतु जो विजेता होते हैं वो दुनिया की परवाह ना करके आगे बढ़ते हैं। उनके नज़रिए में इस बात की परवाह नहीं होती कि लोग उनके लिए क्या सोचते हैं। एक कहानी आती है कि आपको मैं ये बात बताऊं कि ये जो नज़रिया है, वो नज़रिया आप कहोगे कि हमारा नज़रिया तो साफ सकारात्मक है, और इस सकारात्मक नज़रिए को हम तो वर्षों से अपनाते आ रहे हैं, हमको तो इस पर कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं आपको बताऊं कि जब कभी हम किसी विशेष अवसर पर ऐसा बात सोचते हैं कि हमारा नज़रिया कैसा है, तो कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि मेरा सकारात्मक नज़रिया है, मैं सकारात्मक सोचता हूँ। परंतु सकारात्मक नज़रिया एक वर्षों के संधान का काम है, वो एकदम से नहीं बनता है। किसी बुरे अवसर पे आने पर हम वापस नकारात्मक हो जाते हैं, परंतु जब हम आरामदायक स्थिति में होते हैं तब हम सकारात्मक होते हैं। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, उस कहानी के माध्यम से
आप अपना मूल्यांकन कीजिए। जो ऑनलाइन आप सुन रहे हैं वो आप एक बार इस कहानी के साथ मेरे से जुड़िए। एक कहानी ऐसी है कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, दोनों विवाह करने वाले हैं। और एक दिन लड़की रात के अंदर अचानक सुबह 4 बज रहे होते हैं और अचानक उठ जाती है, बेचैनी होती है और उसको लगता है कि कब हमारी शादी होगी, कब घर वाले मानेंगे, घर वाले मान क्यों नहीं रहे हैं। लड़का उसी के यहाँ रहता है। वो क्या करती है कि परेशान होकर के लड़के से मिलने चली जाती है। अब वो थोड़ी दूर जाती है तो बीच में एक नदी आती है। बीच में नदी आती है तो वहाँ एक नाविक या मल्लाह बैठा होता है। वो जो नाविक है उस नाविक को कहती है कि बाबा मुझे आप नाव पार करा दीजिए। नाविक कहता है कि मैं नाव तो पार करा दूंगा पर उसके कुछ शुल्क लगेगा, पैसा लगेगा। वो कहती है जल्दबाजी में मैं पैसा लाना भूल गई हूँ। नाविक कहता है ये तो मेरे परिवार चलाने का, रोजी रोटी का काम है, इसके बिना तो मैं इसे तुम्हें पार कैसे करा दूँ। काफ़ी देर सोचती है, फिर वो अपनी कथा बताती है कि मैं किसी लड़के से प्रेम करती हूँ, नदी के पार रहता है और जल्दबाजी में मैं पैसे लाना भूल गई हूँ। नाविक को दया आती है, वो नदी पार करा देता है। वहाँ से उतरती है लड़की और भाग करके लड़के घर जाती है। तब तक 5 बज चुके होते हैं। वो नॉक करती है दरवाज़ा, लड़का बाहर आता है, एकदम हैरानी से लड़की को देखता है। वो पूछते हैं तुम यहाँ अब इस समय? लड़की कहती है तुम मुझसे शादी करोगे? कब करोगे? लड़का कहता है कैसे बात कर रहे हो, अभी कर लूँ, यहाँ कर लूँ, इस टाइम? लड़की को बड़ी निराशा होती है। लड़का कहता है सुनो, घबराने की बात नहीं, तुमसे शादी करूँगा। तुम ऐसा करो, घर जाओ, अपने घर वालों से बात करो, मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ। अभी भोर होने दो, लोगों को जागने दो, विधिवत तरीके से बात करता हूँ। ऐसे बेचैन होने की आवश्यकता नहीं, जाओ अपने घर जाओ। लड़की मायूस सी वापस लौटती है, धीमे कदमों से चलती हुई नाव तक आती, नदी तक आती। नाविक को कहती है बाबा वापस मुझे ले चलो पार। नाविक कहता है नहीं, अब मेरा ये काम फ्री में नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। लड़की कहती है पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। उसने अपने एक स्वेटर पहन रखी होती है, कोटी पहन रखी होती है। वो कहती है ये स्वेटर उतार के तुमको दे सकती हूँ। एक आदमी और है, कैरेक्टर और है, चरित्र और है, वो जो देख रहा था पहले भी अब भी आता है और वो कहता है लड़की को तुम्हें मैं पैसे दे सकता हूँ, तुम ये पेमेंट इसको कर दो और तुम मेरे साथ घर भी चलो, चाय पी लो, मेरे साथ रुको। लड़की उसके साथ चली जाती है। अब कहानी यही रोकते हैं। 4 पात्र हो गए साहब। एक लड़की है, प्रेमिका है, लड़के घर जाती है। एक लड़का है, प्रेमी है और उसी गांव में रहता है। एक नाविक है, नाव चलाने वाला, और एक अज्ञात व्यक्ति है। आप किस व्यक्ति के साथ हैं, यानी आपको कौन सा व्यक्ति अपने जैसा लगता है या कौन सा व्यक्ति है जिसके साथ आप जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर 5 सेकंड लेता हूँ। आपको जो व्यक्ति ठीक लगता है इसमें चारों पात्रों में से, उस 4 पात्रों में से आप एक बार सोचिए। जो भी ऑनलाइन आप देख रहे हैं, चारों में से आप एक पात्र चुन लीजिए। 1 2 3 4 5। 5 सेकंड के बाद मैं आपने जो चुना है मैं उसका विश्लेषण करता हूँ। अगर आपने लड़की को चुना है कि आप उसके साथ जाते हैं, उसके जैसे हैं, तो आप भावुक किस्म के हैं, आप दिल से फैसला लेने वाले हैं, आप दिल वाले हैं। अगर आपने लड़के को चुना है तो आप दिमाग से फैसला लेते हैं, आप हिसाबी आदमी हैं, जीवन में सारी चीज़ें दिमाग और बुद्धि से काम लेने वाले हैं। आप कोई भी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं करते, आपका दिल काम नहीं करता, आपका दिमाग काम करता है। और आप नाविक की तरफ है, नाविक के पक्ष में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप हिसाबी किताबी आदमी हैं। आपके जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, आप पैसे को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले व्यक्ति हैं। और आप चौथे व्यक्ति जो अज्ञात व्यक्ति है उसके पक्ष में हैं, तो आप
अवसरवादी हैं, मौका प्रस्त हैं। और अगर मेरा व्याख्यान सुन करके इस कहानी में चारों में ही आपने किसी को डिसाइड नहीं किया है, तो आप बहुत ही जो है जिसको कहें कि आप निर्णय की स्थिति में व्यक्ति है, जो कोई निर्णय नहीं कर सकता जीवन में। आप किसी तरह के निर्णय करने की क्षमता आप में है नहीं। अब आप सोचिए कि कौन से तरह के व्यक्तित्व के धनी हैं। मुझे लगता है जो आप सुन रहे हैं, आप में सकारात्मक सोचने वाले व्यक्तित्व बहुत कम होंगे। जब यही व्याख्यान ऑफलाइन होता है और जब हाथ खड़े करवाए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग लड़के के समर्थन में होते हैं और 20 या 30% नाविक के समर्थन में होते हैं। लड़की के समर्थन वाले 20% से ऊपर नहीं होते, या 10% होते हैं, या होते ही नहीं। और जबकि अगर कोई से मैं ये पूछूं कि दिल वाले कौन बनने चाहते हैं, तो हाथ खड़े करने वाले 100% होते। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड आप कहते तो हैं पर होता नहीं है साहब। इसका मतलब है कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सोचना और होना दोनों में फर्क है। पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में जब जब दिक्कतें आती है, तब तब आपको उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में विचार करते रहना। एक घास का मैदान होता है, उसमें आप एक बार जाइए, 2 बार जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर निरंतर चलते रहते हो तो एक मैदान में एक पगडंडी बन जाती है। वो पगडंडी आपके दिमाग में बननी चाहिए, संस्कारों की, सकारात्मक सोच की। उस सकारात्मक सोच को ही हम अभिवृत्ति कहते हैं, सकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। ऐसी आपके अंदर बननी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हम सकारात्मक सोच के व्यक्तित्व हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जी हम तो सकारात्मक हैं। ये जो बात हमने आपको कही है वो होना चाहिए। अब ऐसे सकारात्मक सोच का व्यक्तित्व ही सफलता की ओर बढ़ता है, पहली बात। अब दूसरे बिंदु की ओर आते हैं। दूसरा बिंदु है कि सफलता का सूत्र का दूसरा बिंदु है मेहनत। आपको पहला एटीट्यूड आपका पॉजिटिव, दूसरा है मेहनत आपको बहुत जरूरी है। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात आपने सुना है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत पर मैं एक कथा से बात शुरू करता हूं कि किसी राज्य का एक राजा था। उसने अपने विद्वानों को बुलाया और उनको कहा कि हे विद्वानों, हे सज्जनों, आप ऐसे कीजिए कि जो दुनिया में श्रेष्ठ ज्ञान है उस ज्ञान को आप पुस्तकों में लिख कर लाइए, ताकि मेरे राज्य की प्रजा उनको सुनकर प्रसन्न हो सके और उनसे लाभान्वित हो सके। विद्वान 6 महीने बाद आए और 6 बड़ी किताबें लेकर आए और कहा, महाराज, राजन, इन 6 किताबों में दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान है। राजा ने कहा, अरे 6 किताबें कौन पढ़ेगा, आप इनको संक्षिप्त करके लाइए, शॉर्ट करके लाइए। विद्वान 6 महीने बाद पुनः लौटे और एक किताब लेकर आए और कहा, राजन, इस पोथे में, इस बड़े पुस्तक में दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान है, ये लीजिए। राजा ने कहा, यह पुस्तक भी बहुत बड़ी है, इतना पढ़ने का समय किसके पास है? मेरा आपसे आग्रह है, इसको और शॉर्ट करके लाइए। अब की बार विद्वान आए तो एक पृष्ठ, एक पेज राजा के सामने लाकर रख दिया। राजा ने कहा कि अब की बार आपने बहुत मेहनत की है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, पर मेरे दिल में एक अब भी खलिश है, एक अब भी इच्छा है। और शॉर्ट नहीं हो सकता, और संक्षिप्त नहीं हो सकता, कोशिश करके देख लीजिए। विद्वानों ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा है तो एक बार और कोशिश करते हैं। 6 महीने बाद विद्वान पुनः लौटे। अब की बार एक पंक्ति थी, एक वाक्य राजा के सामने पेश किया। कहा, महाराज, ये एक वाक्य ही दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान है। राजा ने पढ़ा, रखा, प्रसन्न हुए, सबको पुरस्कृत किया और सबको विदा कर दिया। अब आप भी वो वाक्य सुनना चाहेंगे कि वो क्या है। उस वाक्य में ये लिखा था, या वो वाक्य ये था
कि दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। यही दुनिया का श्रेष्ठ ज्ञान है। मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत जो है वो आपको हमेशा सफलता की ओर बढ़ाएगी। अच्छा साहब, किसी व्यवसाय में या किसी कार्य में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? तो हम कहेंगे कि आदमी सबसे बड़ी बाधा है। और सबसे बड़ी पूंजी क्या हो सकती है? तो हम कहेंगे सबसे बड़ी पूंजी हो सकता है आदमी। आदमी ही सबसे बड़ी बाधा और आदमी ही सबसे बड़ी पूंजी है। आदमी अगर मेहनत न करे तो सबसे बड़ी बाधा, और आदमी मेहनत करे तो सबसे बड़ी पूंजी। मेहनत ही पूंजी आदमी को बना सकता। अच्छा जी, मेहनत भी कैसे करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए? एक तो मेहनत सही समय पे करनी चाहिए। सांप के जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। सही समय पर मेहनत करना ही जरूरी है। एक किसी कवि ने कहा है कि जिंदगी अजब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। जब तक जिंदगी थी आपने कदर ही नहीं की, और जब जिंदगी बीतने लगी, हाथ से मिट्टी की तरह, रेत की तरह समय जाने लगा, तब आपको उसकी कीमत समझ आने लगी। लगा ये तो मैंने सोना खो दिया। समय जाने के बाद कीमत समझ में आ रही है, तो क्या समझ में आई? सही समय पर चेतना जरूरी है। तो मेहनत सही समय पे करनी है। और एक और बात है कि मेहनत एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो बहुत ज्यादा कर ली या एक महीने तो बहुत ज्यादा कर ली। मेहनत को लगातार निरंतर सतत करते रहना है, तभी वो सफलता मिलेगी जो शिखरों पर मिलती है। चलना मुझे है बस, निरंतर चलना, गिरना ही मुख्य नहीं, मुख्य है संभलना। फिर भी उठूंगा और बढ़ के रहूंगा मैं, नर हूं माना हूं, ऊपर चढ़ के रहूंगा मैं। निरंतर मेहनत। अब मेहनत पर वापस बात करें। मेहनत करना जरूरी है, सही समय पर करना जरूरी है, और निरंतर करना जरूरी है। चलिए जी, सॉरी, दूसरा बिंदु पूरा हुआ सफलता के सूत्र का। दूसरा बिंदु मेहनत। तीसरा, उचित माध्यम का प्रयोग, राइट पर्सपेक्टिव, सही साधन। आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, परंतु उचित माध्यम नहीं है, तो भी सफलता नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप चांद पे जाना चाहते हैं, शहर की सबसे ऊंची इमारत पर आप खड़े हो गए और चांद की ओर देख करके छलांगे लगाते हैं रोजाना। दृष्टिकोण आपका बहुत सकारात्मक है, रोज आप छलांगे लगाइए। कितने दिनों में आप चांद तक पहुंच सकते हैं? मैं सोचता हूं कभी नहीं, और आप भी ऐसे सोचते हैं। क्योंकि चांद तक जाने के लिए किसी एक साधन की भी जरूरत है, एक अंतरिक्ष यान, विमान, वो भी तो चाहिएगा। ऐसे ही आप परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षा में आपको, मान लीजिए आपको कॉलेज टॉप करना है या यूनिवर्सिटी टॉप करनी है, आपका दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है और आप मेहनत भी बहुत करते हैं, परंतु जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं वो उचित नहीं है। आपको यही नहीं पता है कि नोट्स क्या होते हैं, या टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में ही फर्क नहीं पता है, और पता है तो वो मिल ही नहीं पा रही। या आप जिस गुरु के पास पहुंचे हैं या जिस मेंटर के पास पहुंचे हैं वो उचित नहीं है। जाका गुरु भी अंधला, चेला निराखरंद, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत।
मेंटर भी तो अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब है साधन बहुत जरूरी है, उचित होना। अगर वो साधन उचित होगा तो बहुत जरूरी है कि आपको सफलता मिले। फिर ये चिंता नहीं करना कि आप इस सीढ़ी पे हो या उस सीढ़ी पे हो या उस सीढ़ी पे हो। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप किस सीढ़ी पर हो, महत्वपूर्ण ये है कि आपका मुंह किस ओर है। हाँ, लास्ट सीढ़ी पर भी हो और मुंह इधर है तो आप नीचे आ जाओगे, समझना ये है। फिर आप चाहे गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियां अनुभव देती है और अनुभव से आदमी विजेता बनता है। इस पर एक बात सुनो। एक कंपनी थी, उसका एक सीईओ था, मतलब बड़ा अधिकारी था। वो रिटायर हुआ, एक नया अधिकारी नियुक्त हुआ, तो उनकी एक वेलकम और फेयरवेल पार्टी हुई। रात को जो पार्टी चल रही थी तो खाने पीने और ड्रिंक के समय जो रिटायर होने वाला सीईओ था उसने नए आने वाले सीईओ को 2 लिफाफे दिए। लिफाफे पे पहले पे लिखा था नंबर 1, दूसरे पे लिखा था नंबर 2, और धीरे से अपने नए सीईओ को समझाया कि तुम्हें काम करते हुए कोई दिक्कत आए तो पहले नंबर 1 लिफाफा खोलना और फिर दिक्कत आए तो नंबर 2 लिफाफा खोलना। उसने उसको रख लिया अपने ड्रॉअर में और भूल गया। 6 महीने तक काम अच्छा चला और उसके बाद हिसाब में कोई गड़बड़ आ गई। बहुत बेचैन हो गया नया सीईओ, ये गड़बड़ कैसे आ गई, हिसाब ना मिले। एक दिन बीत गया, रात भर घर नहीं आया, परेशान रहा। अगले दिन पूरा दिन टीम को लगाए रखा। शाम होते होते उसको याद आया कि अरे पुराने सीईओ ने कहा था कि दिक्कत आए तो लिफाफा नंबर 1 खोलना। उसने लिफाफा नंबर 1 खोला। साहब, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि ये जो भी गड़बड़ आपके सामने आ रही है उसको आप पहले वाले सीईओ पर डाल दो। उसको आइडिया ठीक लगा, उसने ऐसा ही किया। उसने कहा कि मैं तो हिसाब मिला रहा था और मुझे पता चला कि इसमें तो हिसाब में कोई लोचा है, कोई गड़बड़ है और ये पहले वाले सीईओ की कारस्तानी है। जब उसने ऐसा कहा तो लोग प्रसन्न हो गए। उल्टा उसको जो गलती थी उसके गलती के बजाय उसको वाहवाही मिली। काम स्मूथली फिर चलने लग गया। करीब 6-7 महीने और बीते होंगे कि फिर एक ऐसा ही एक गलती फिर सामने आ गई। अब उसको ज़्यादा चिंता नहीं हुई कि उसको याद था कि लिफाफा नंबर 2 भी पड़ा है। उसने ड्रॉअर में से लिफाफा नंबर 2 खोला। जब सब कर्मचारी चले गए थे उसने कहा एकांत में खोलूंगा। लिफाफा नंबर 2 खोला। उसको खोल के जब पढ़ा, उसमें जो लिखा था वो काम की बात है, आपको ध्यान से सुननी चाहिए। उसमें लिखा था अब आपके बस की बात नहीं है, अब आप इस कंपनी से रिजाइन दो और नए आने वाले सीईओ के लिए 2 लिफाफे तैयार करो। मतलब है कि आप जिंदगी में गलतियां तो कर सकते हो पर वही गलती नहीं कर सकते। एक ही एक गलती को 2-2 बार 3-3 बार करना आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। नई गलतियां करने का मतलब आप जिंदगी में कुछ सीख रहे हो। गलती आपको सिखा रही है, आपका अनुभव बढ़ रहा है और वो अनुभव आपको विजेता बना रहा है। पर एक ही एक गलती करना जायज नहीं है, आपको कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। गलतियां करो और गलतियों से आप सीखोगे और आपको विजेता बनाएंगे। इसके बाद जो हम बात करें कि ये आपकी गलतियों से डरने की जरूरत नहीं है, काम को आप करना शुरू कर दो। अब 3 बातें हैं, वापस उसको दोहराता हूं कि सफलता के सूत्र हुए सबसे पहले सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरा हुआ मेहनत और तीसरा हुआ उचित माध्यम। इन तीनों को मिलाकर आप आगे बढ़ो। आप कहोगे कि ये बात हमने पहले भी सुनी है, तो भी शब्दों में एक सामर्थ्य होती है। आज जो आप शब्द सुन रहे हैं वो शब्द आप पे असर डालते। विवेकानंद जी ने कहा था, कर्मयोग नाम की उनकी एक पुस्तक है, उनमें लिखा कि एक औरत है, दुख से रो रही है, दूसरी औरत आती है, पास बैठती है, संवेदना के 2 शब्द कहती है, औरत चुप हो जाती है। और आपको
इस बात के ऊपर भी हैरानी होनी चाहिए कि कुछ देर में औरत रोती हुई हंसने भी लग जाती है। ये शब्दों का सामर्थ्य। एक आदमी किसी दूसरे आदमी को बेवकूफ़ कहता है और सामने वाला उत्तेजित होकर दूसरे के नाक पे गुस्सा जमा देता है। ये शब्दों के सामर्थ्य है, क्योंकि बेवकूफ़ कह देने मात्र से कोई बेवकूफ़ हो नहीं जाता, पर शब्द प्रभाव डालता है। इसी तरह से शब्द जो है, जो आप सुनते हो, वो आप पर असर डालते हैं। ये असर शब्द असर करेंगे। आज विचार कीजिए, आज का विचार कल का व्यवहार बनता है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने जो बात सुनी है ये व्यवहार में असर करेंगे। शब्द का एक विज्ञान होता है। शब्द के कारण ही मंत्र बने हैं और मंत्र ही जो है वो हमारे पर असर डालते हैं। तो इन शब्दों को आप समझिएगा। सफलता आपके कारण और आपके प्रयासों से मिलेगी, परंतु उन पर विचार करना ये जरूरी है। मैं केवल आपको विचार की दिशा दिखा सकता हूँ और वो दिशा पर बढ़ना आपको है, आपके लिए शुभ होगा। क्योंकि अगर समय पर आप नहीं चेते तो दिक्कत आपको आने वाली है। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि खिजा आएगी उस वक्त देखना होगा। खिजा यानी पतझड़। खिजा आएगी उस वक्त देखना होगा। वो क्या करेगा? जो पत्तों के घर में रहता है। यानी जिनके पत्तों के घर है वो तो पतझड़ में उड़ जाएंगे भाई। इसलिए खराब समय से आने से पहले पहले अपने आप को मजबूत बना लो। इसी के साथ सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।